यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे वर्कआउट रिले का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। और मशीन के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, यहाँ पर देखेंगे वर्कआउट रिले किस तरीके से काम करती है। वर्कआउट रिले जो कि ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ऑयल इमर्स्ड जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर के अंदर हम इंटरनल फॉल्ट के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसका जो वर्कआउट रिले की अगर बात करें हम, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जैसे कि इंटरनल फॉल्ट हो सकते हैं। इंटरनल फॉल्ट में क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकता है। और इंसिपिडेंट वाइंडिंग फॉल्ट हो सकता है, कोर फॉल्ट हो सकता है ड्यू टू इम्पल्स ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल और सिंपली दी ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अ, जैसे कि इंसिपिडेंट वाइंडिंग फॉल्ट हो सकता है इंटरनल फॉल्ट में, वाइंडिंग फॉल्ट, और यहाँ पर कोर फॉल्ट भी ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकता है। अब ये कोर फॉल्ट है या फिर वाइंडिंग फॉल्ट है, ये किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू द इम्पल्स ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। इम्पल्स ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, उसकी वजह से ये दोनों फॉल्ट यहाँ पर हो सकते हैं। अब उनकी वजह से ये फॉल्ट हो सकते हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा? जैसे हमारे पास में ये हो गया ट्रांसफार्मर का टैंक। जैसे ये ट्रांसफार्मर का हम टैंक बना देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर है हमारा रिलीज कॉक, इस तरीके से है हमारा रिलीज कॉक है, रिलीज कॉक। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे होगा फ्लॉट, इसको बोलेंगे हम फ्लॉट। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे नीचे की साइड अगर आते हैं तो यहाँ पर बना देते हैं फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन टैंक से जो ऑयल आई है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो कहाँ जाएगी? टू कंजर्वेशन। और इधर से जो ऑयल आएगी वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन टैंक से आएगी। ट्रांसफार्मर मेन टैंक। जैसे ऊपर हमारे पास में रिलीज कॉक है, तो नीचे हमारे पास में क्या होगा? टेस्ट कॉक होगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे टेस्ट कॉक, इस तरीके से यहाँ पर होगा हमारा टेस्ट कॉक। सी और सी। अब इसमें जो ऑयल है वो इस तरीके से भरी रहेगी यहाँ पर, कंप्लीट इस तरीके से भरी रहेगी। अब वर्कआउट रिले किस तरीके से काम करती है? जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लैप होता है। तो फ्लैप किस तरीके से होता है? यहाँ पर फ्लैप की अगर बात करें तो ये फ्लैप है। जैसे यहाँ पर हम क्या देते हैं, अलग कलर से बना देते हैं फ्लैप को। जैसे ये फ्लैप है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक तरीके से मरकरी स्विच होगा इस जगह पर। इस जगह पर होगा हमारा मरकरी स्विच, मरकरी स्विच। और यहीं पे हम बात करें, यहीं पे होगा हमारा ट्रिप सर्किट। इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पर टू ट्रिप सर्किट। ट्रिप है
अब इसमें क्या होगा, जैसे अलार्म सर्किट है हमारा ऊपर की साइड होगा, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा अलार्म सर्किट, तो यहाँ पर इस तरीके से स्विच होगा, इसको हम बोलेंगे टू अलार्म सर्किट, अलार्म सर्किट। और यहाँ पर भी हमारा अलार्म सर्किट के लिए एक मरकरी स्विच होगा, मरकरी स्विच। और यहाँ पर इन दोनों के लिए, जैसे कि इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हिंग्ड पॉइंट, हिंग्ड पॉइंट होगा यहाँ पर दोनों के बीच के लिए, या दोनों के लिए यहाँ पर हिंग्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हम कि ये वर्क कैसे करता है। तो वकोज रिले है, वकोज रिले क्या काम करेगी, तो वकोज रिले इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस विच इज नॉर्मली यूज्ड इन द लार्ज ऑयल एब्जॉर्बर ट्रांसफार्मर। इट इज काइंड ऑफ ऑयल एंड गैस एक्टिवेटेड रिले। तो हम इसको कह सकते हैं, जो वकोज रिले हमारी, इसको किस टाइप की वकोज रिले कह सकते हैं, गैस एंड ऑयल एक्टिवेटेड रिले हम इसको कह सकते हैं। Whenever a small fault happen within the electrical device, तो किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में थोड़ा भी यहाँ पर फॉल्ट होता है, हीट इज जनरेटेड बाय द फॉल्ट करंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होती है, किसके अंदर, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के अंदर। या किसकी वजह से जनरेट होती है हीट, हीट यहाँ पर फॉल्ट करंट की वजह से जनरेट होती है। एंड द जनरेटर हीट, और जनरेटेड हीट, और जो हीट यहाँ पर जनरेट होती है, द जनरेटेड हीट क्यू इज द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। और यहाँ पर ऑयल, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के अंदर जो ऑयल होता है उसका डीकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देती है, जो भी जनरेटेड हीट यहाँ पर होगी। एंड गैस बबल्स आर जनरेटेड, और इस ऑयल के अंदर, जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसके अंदर बबल आना, बबल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर हीट जो जनरेट होगी उसकी वजह से यहाँ पर बबल्स होना ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। एंड वी कैन से दीज गैस बबल रन इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, और ये गैस के जो बबल्स हैं ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड ऑब्टेन कलेक्टेड विद इन दी विकोज रिले, और ये विकोज रिले के द्वारा, यहाँ पर जो विकोज रिले होती है उसके द्वारा ये ऑब्टेन कर ले जाते हैं। एंड द कलेक्टेड गैस रिकलेक्टेड और रिकोटेड द coil in oil in because relay, therefore the displacement is similar to the amount of gas collected। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है विकोज रिले के अंदर, वो जितनी गैस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी गैस जितनी कलेक्ट की जाती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। द डिसलोकेशन ऑफ ऑयल यूजेज द हायर फ्लोट टू शट द हायर मरकरी स्विच टू कनेक्ट द अलार्म सर्किट। तो यहाँ पर जो मरकरी स्विच है वो अलार्म सर्किट से जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जैसे ही बढ़ेगी, ऑयल का लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक मरकरी स्विच है, अलार्म सर्किट से टच हो जाएगा। और मरकरी स्विच जैसे ही अलार्म सर्किट से टच होगा तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। The dislocation of oil cue the higher float to shut the higher mercury switch to connect an alarm switch, and hence once the small fault happen, then the alarm will be activated, and the collected quantity of gas specified the level of fault occurred। यानी किस टाइप का फॉल्ट हुआ है उसका अगर हमें पता लगाना है, या कितनी अमाउंट की फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है, उसका हम किससे पता लगा सकते हैं, जो वकोज रिले के अंदर गैस को एक्टिवेट किया गया उसके अकॉर्डिंग हम उसका पता लगा सकते हैं। बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे हम, ये हम बात करेंगे फेज डिफरेंस के बारे में, यानी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में बात करेंगे। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में हम बात करेंगे। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, जिसके अंदर जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है मेन करंट एंड ऑक्सिलरी करंट के बीच में, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फेज डिफरेंस बिटवीन मेन करंट एंड ऑक्सिलरी करंट।
मेन करंट एंड ऑक्सिलरी करंट, AUXILIARY, ऑक्सिलरी करंट। तो मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच में फेज डिफरेंस किसके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी बात करें तो यहाँ पर फेज डिफरेंस अगर हमें प्रोड्यूस करना है मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच में, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे सीरीज वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में, कैपेसिटर इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग हम कनेक्ट कर देंगे विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर फेज डिफरेंस है, मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस किया सकता है। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। Hence it required auxiliary means और equipment to start the motor, इसलिए हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर स्टार्ट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो एडिशनल कोई ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, टू स्टार्ट ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज्ड टू जनरेट ए फेज डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क which are generated by फ्लक्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टार्ट करना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस टॉर्क के बीच में क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है या फिर उसी को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसके साथ में सीरीज में हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है ताकि हम यहाँ पर टॉर्क के लिए फेज डिफरेंस क्रिएट कर सके। और ये जो टॉर्क के लिए फेज डिफरेंस करना है ये किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, जनरेट बाई फ्लक्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की अगर बात करें तो ये क्या है, हमारी केज रोटर होता है इस कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बाद अंदर। यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का अगर हम डायग्राम देखें, इसकी वर्किंग प्रोसेसर देखें, इसका वेव फॉर्म वगैरह हम देखें तो क्या प्रोसेस है यहाँ पर इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का डायग्राम अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा, जैसे मेन वाइंडिंग हमारी ये हो गई आर और एल, ये मेन वाइंडिंग के लिए हमने यूज कर लिया है। मेन वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के बाद में हमारे पास में क्या होगा, आर और एल, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसको बोलेंगे आर ए एक्स ए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसकी सीरीज में क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा सी आर, ये हो गया हमारा सी एस, तो सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ये हो गया हमारा स्विच, और ये होगी हमारी सिंगल फेज सप्लाई। अब इसमें हम बात करें, ये हमारा क्या है, रोटर है, इसको हम नाम देते हैं रोटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, क्या है, एक तरीके से इसके अंदर केज रोटर होता है। इट्स स्टेटर हैज टू वाइंडिंग, इसके अंदर स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग है हमारी, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और रोटर किस टाइप का यूज किया हमने यहाँ पर, केज टाइप का रोटर हमने यूज किया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के अंदर। टू वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस, तो दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें हम, तो जैसे कि 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा हमारा, दो तरह की बात होगी हमारे पास में यहाँ पर। जैसे एक तो होगी स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर इस तरीके से दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, यानी फाई की वैल्यू है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, ये हमारा वी होगा। ये हमारी है मेन वाइंडिंग करंट होगी, मेन वाइंडिंग के अंदर करंट, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर करंट होगी। ये तो होगी हमारी कब, स्टार्टिंग में, जब
बोथ कैपेसिटर आर वर्किंग, तो यहाँ पर सी आर और सी एस दोनों का वर्किंग है, बोथ कैपेसिटर वर्किंग। तो बोथ कैपेसिटर वर्किंग होंगे तब हमारे पास में ये कंडीशन होगी। अगर उसके बाद में एक कैपेसिटर है यहाँ पर रिमूव हो जाता है, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर जब रिमूव हो जाता है तो हमारा फाई की वैल्यू 90 डिग्री रह जाती है इस तरीके से, यानी ये भी फाई की वैल्यू इक्वल टू रहती है सिर्फ 90 डिग्री। ये हमारी मेन वाइंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट है, ये हमारी मेन वाइंडिंग की करंट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर रन करती है तो यहाँ पर टू कैपेसिटर यूज्ड इन दी मोटर, दो कैपेसिटर यहाँ पर मोटर में यूज किए गए हैं। वन इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड थस व्रॉन एज स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं तभी ये यूज किया जाता है। और द अदर इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस रनिंग ऑफ मोटर, दैट इज नॉन एंड रन कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये सी आर वाला है, ये रन कैपेसिटर है, और ये सी एस वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो एक कैपेसिटर जो सी एस है वो हम बाद में हटा देते हैं। दी मोटर इज आल्सो कॉल्ड ट्यू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, क्योंकि यहाँ पर दो कैपेसिटर काम में लिए हैं तो ट्यू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी हम यूज कर सकते हैं। दो कैपेसिटर जो मोटर के अंदर हैं जैसे सी एस और सी आर यहाँ पर दिख रहे हैं, इट स्टार्टिंग टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या है, दोनों सी आर और सी एस है, दोनों हमारे जैसे स्विच को बंद करेंगे तो सी आर और सी एस दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं स्टार्टिंग के अंदर। एंड द कैपेसिटर सी एस इन स्टार्टिंग इन शॉर्ट टाइम रेटेड, इट इज ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है यहाँ पर सी एस ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। द कैपेसिटर सी एस इज स्टार्टिंग कैपेसिटर इन शॉर्ट टाइम रेटेड सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द स्टार्टिंग करंट, क्योंकि अगर स्टार्टिंग करंट को हमें अचीव करना है तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग टॉर्क को अचीव करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। इसलिए द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रिएक्टेंस शुड बी लो इन दी स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू है लो रखनी पड़ती है, इसलिए हमें कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्ट करना होता है यहाँ पर। और जैसे x अगर लो वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें कंडीशन आती है हमारी, जैसे हमें क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ए लो रखना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एक्स एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी एस। अब हम कह सकते हैं कि हमें लार्ज करंट यहाँ पर फ्लो करवानी है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, या स्टार्टिंग टॉर्क अचीव करने के लिए हमें लार्ज करंट यहाँ पर फ्लो करवानी है। लार्ज करंट फ्लो करवाने के लिए हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम कम हो सकती है जब हम सी एस की वैल्यू हाई लेते हैं। तो यहाँ पर सी एस की वैल्यू हम क्या लेंगे, हाई। तो सी एस शुड बी हाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर शुड बी लार्ज। तो जैसे सी एस की वैल्यू हाई होंगे तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू हमें लार्ज लेनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ताकि हम स्टार्टिंग क्या है प्रोवाइड करा सकें करंट, यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा सके हायर वैल्यू ऑफ करंट। नाउ द रेटेड करंट इज स्मॉलर देन द स्टार्टिंग करंट, तो हम कह सकते हैं कि जो रेटेड करंट होती है हमारी स्टार्टिंग करंट से कम होती है एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द मोटर, मींस द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस शुड बी लार्ज। इसलिए हमें क्या करना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो लार्ज होती है जब नॉर्मल ऑपरेट करती है मोटर हमारी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लार्ज होती है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। The run capacitor is long time rated and made of oil filled capacitor। तो रन कैपेसिटर है हमारा सी आर है, वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइम रेटेड होना चाहिए, इसलिए हम किस किस का बनाते हैं उसको, ऑयल फिल्ड पेपर का बनाते हैं, ऑयल फिल्ड पेपर का उसको बनाया जाता है। The run capacitor is long time rated and is made of oil filled paper। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अगर हम मेन और ऑक्सिलरी कैपेसिटर की बात करें, स्पीड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर का, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी ड्रॉ करते हैं। टॉर्क
स्पीड characteristics of two value capacitor motor. कैपेसिटर मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर की टॉर्क स्पीड कैसे हम देखें। तो यहाँ पर हम देखें, ये हमारे पास में 400%, अगर इसे हम कम लें यहाँ पर 300%, तो 300% तक हमारी जो वैल्यू है वो जाएगी यहाँ से। अगर हम और मेन वाइंडिंग की बात करें तो मेन वाइंडिंग सिर्फ मेन वाइंडिंग रन करती है तो इस तरीके से रन करेगी सिर्फ, और ये हमारी जो है ये वेवफॉर्म है, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये हमारी सिर्फ मेन वाइंडिंग के लिए है। यानी मेन वाइंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि 100% के आसपास यहाँ हो गया मान लो, और 200% के आसपास हमारा यहाँ हो गया। तो ये हमारी टॉर्क है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। तो स्पीड है हमारी मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है तो स्पीड स्टार्टिंग में क्या होती है, ज़्यादा होती है और फिर कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस स्विच ओपन, स्विच कहाँ पर ओपन होगा, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर स्विच ओपन हो जाता है, स्विच ओपन कंडीशन है ये, और ये हमारी ये पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा मैच करेगा ये हमारा सेम पॉइंट पर मैच करेगा। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है, पॉइंट जो मैच करेगा वो सेम पॉइंट पर मैच करेगा। यानी इस पॉइंट पर ही मैच करेगा NS। तो हम यहाँ पर इस टॉर्क स्पीड का सिस्टम दे सकते हैं, जैसे कि दिस टाइप ऑफ मोटर इज क्वाइट एंड स्मूथ रनिंग, यानी क्या होगी, स्मूथ रन करेगी, क्वाइट हम कह सकते हैं कि क्वाइट एंड स्मूथ रनिंग। दूसरा हम बात कर सकते हैं दे हैव हायर एफिशिएंसी देन मोटर दैट रन दी मेन वाइंडिंग ओनली। तो एक मोटर है मेन वाइंडिंग से रन कर रही है, एक मोटर है दोनों से रन कर रही है, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मोटर जो सिर्फ मेन वाइंडिंग की सहायता से रन करती है उनके कंपैरिजन में इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। एंड हम कह सकते हैं दे आर यूज्ड फॉर लीड फॉर हायर इनर्शिया रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट स्टार्ट when the maximum pull out torque and efficiently require are higher। यानी हम कह सकते हैं एफिशिएंटली, जहाँ पर हमें हाई इनर्शिया की जरूरत होती है, फ्रीक्वेंट हाई इनर्शिया की जरूरत होती है, वहाँ पर हम इस मोटर का यूज करते हैं। लीड फॉर हायर इनर्शिया रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट स्टार्ट। दीज टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर आर यूज्ड इन पंपिंग इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंप्रेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की बात करें हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं इनका एप्लीकेशन, तो जैसे हम यूज कर सकते हैं पंपिंग इक्विपमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं, पंपिंग इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। हम इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। हम इनका उपयोग एयर कंप्रेसर में हम यूज कर सकते हैं, एयर कंप्रेसर। तो इन सभी में इसका यूज किया सकता है। तो स्टार्टिंग के अंदर दोनों कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं और बाद में एक कैपेसिटर हट जाता है। तो जैसे हमारा जो CS है वो स्टार्टिंग कैपेसिटेंस है, और स्टार्टिंग कैपेसिटेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम रेटेड होता है, इसलिए वैल्यू उसकी हाई होती है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर होता है। और जो CS होता है हमारा, CR होता है, वो रनिंग कैपेसिटर होता है, लो वैल्यू होती है उसकी, लॉन्ग टाइम रेटेड होता है, और ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर टाइप में हम उसका यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। जैसे हमें फ्रीक्वेंसी बतानी हो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर, इसकी बात कर रहे हैं हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ स्टैंड स्टिल वो दे रखा है, एस की वैल्यू स्लिप दे रखी है, और एफ स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यानी एस हमें दे रखी है स्लिप, एफ हमें दे रखी है स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना है स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी वो हमें निकालना है। तो अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप की वैल्यू क्या होती है, स्लिप की वैल्यू हमारी 1 होती है स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर। जब स्लिप की वैल्यू 1 होती है तो हम कह सकते हैं कि रोटर स्पीड है वो 0 होगी, क्योंकि स्लिप का फार्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो एन आर की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि रोटर स्पीड यहाँ पर क्या है 0, ये हमारी कहलाएगी रोटर स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि रोटर स्पीड है वो 0 होगी। रिलेटिव स्पीड इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एफ इज इंड्यूड इन दी रोटर, यानी कि हमारी क्या है रोटर की स्पीड 0 होगी, इसका मतलब कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पर रोटर के अंदर इंड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यानी E2 जो होगा हमारा पास रोटर इंड्यूड ईएमएफ अंडर द स्टैंड स्टिल कंडीशन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब स्लिप इक्वल टू 1 हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर है वो भी यहाँ पर 1 होती है। स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसी तरीके से स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी भी 1 एफ होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पर एफ होगी सिर्फ। अगर हमारी स्लिप 1 नहीं है यानी कि अंडर रनिंग कंडीशन, बाय दी रोटर स्पीड इंक्रीज, यानी रनिंग कंडीशन में अगर रोटर की स्पीड इंक्रीज करती है तो क्या होता है उसके बात करते हैं। तो ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन स्टैंड स्टिल कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें, रोटर स्पीड इंक्रीज, रोटर स्पीड इंक्रीज, रोटर स्पीड इंक्रीज करेगी, इसका मतलब कहेंगे कि क्या होगा, स्लिप हमारी 1 के इक्वलेंट नहीं रहेगी, स्लिप हमारी 1 के इक्वलेंट नहीं रहेगी, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड है हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रोटर का जो ईएमएफ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी इसकी वजह से क्या होगी, रिलेटिव स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड रोटर ईएमएफ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस्ड रोटर ईएमएफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन, तो इस कंडीशन में रनिंग कंडीशन में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में रोटर ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है रनिंग कंडीशन के अंदर एस एफ, यानी कि स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब रोटर इंड्यूड ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन है वो अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि रोटर का जो वोल्टेज है, वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता, वोल्टेज तो हमारा सेम रहेगा। यानी कि जब हमारी वैल्यू है यानी रोटर ईएमएफ है अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, और चाहे हम क्या करें स्टैंड स्टिल कंडीशन हो चाहे रनिंग कंडीशन हो, वैल्यू वोल्टेज की सेम रहेगी, सब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मूवर की बात करते हैं। जैसे एक अल्टरनेटर है और अगर उसका प्राइम मूवर है वो स्टॉप कर दिया जाए तो क्या होगा, बात कर रहे हैं हम अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर, अगर इस अल्टरनेटर का हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है सप्लाई ग्रिड, अल्टरनेटर कनेक्ट टू सप्लाई ग्रिड।
सप्लाई ग्रिड। अब इसको सप्लाई ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। अब अल्टरनेटर को हमने क्या करना है कि इसका प्राइम मूवर अगर हमने स्टॉप कर दिया है, प्राइम मूवर स्टॉप, अगर अल्टरनेटर का प्राइम मूवर स्टॉप कर दिया जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अल्टरनेटर प्राइम मूवर स्टॉप होने के बाद भी ये सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करेगा, रन एज सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की तरह ये अल्टरनेटर यहाँ पर रन करने लगेगा। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर एंड द एक्साइटेशन इज प्रेजेंट, अगर यहाँ पर प्राइम मूवर फेल हो जाता है और एक्साइटेशन जनरेटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, देन द जनरेटर ड्रॉ पावर फ्रॉम द अदर पैरेलल जनरेटर। तो उस टाइम पे क्या होगा, जनरेटर है बाकी जो पैरेलल जनरेटर होगा उसके साथ में पावर को ड्रॉ करने लगेगा, एंड द स्टार्ट्स वर्किंग एज ए सिंक्रोनस मोटर विथ सेम डायरेक्शन, एंड फॉर दिस मोटर टरबाइन इज वर्किंग एज ए लोड। और इस मोटर के लिए टरबाइन यहाँ पर लोड का काम करता है, क्योंकि जब दो जनरेटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक जनरेटर का प्राइम मूवर फेल हो जाता है तो ये क्या करता है, पावर दूसरे जनरेटर से लेने लग जाता है, और दूसरे जनरेटर से जैसे ही पावर लेगा तो ये क्या करेगा, मोटर की तरह काम करने लग जाता है। तो मोटर की तरह जैसे ही काम करेगा तो मोटर के लिए यहाँ पर जो लोड का काम करेगा वो टरबाइन करेगा, और सेम डायरेक्शन में ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लग जाता है। बिकॉज ऑफ हुज मास ऑफ द टरबाइन द मोटर ड्रॉ हुज अमाउंट ऑफ करंट विच डैमेज दी वाइंडिंग। क्योंकि यहाँ पर जो मास होता है टरबाइन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे टरबाइन का जो दूसरे जनरेटर का मास, टरबाइन का जो मास होता है यानी कि उसका वॉल्यूम होता है, मास होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से मोटर को भी उसको रन करवाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में करंट फ्लो करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। सो इट विल एब्जॉर्ब पावर फ्रॉम दी बसबार, और ये पावर कहाँ से लेगा, बस बार से पावर लेना स्टार्ट कर देता है। फिर ये नेक्स्ट हम बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं हम। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात करें हम। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं एयर गैप इंक्रीज, तो एयर गैप इंक्रीज करने की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एयर गैप इंक्रीज करने की वजह से पावर फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, पावर फैक्टर रिड्यूस। अब ये पावर फैक्टर रिड्यूस क्यों होगा, जैसे हम कह सकते हैं द गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर इज द गैप विच इज वेरी क्रिटिकल पार्ट, द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द मोटर लाइक मैग्नेटाइजिंग जो करंट है, पावर फैक्टर है, ओवरलोड कैपेसिटी है, कूलिंग है, नॉइस है, ऑल आर अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ एयर गैप। यानी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं वो सभी इस पर एयर गैप पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं यहाँ पर मोटर के, जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट है हमारी, मैग्नेटाइजिंग करंट है, दूसरा है हमारा पावर फैक्टर है, तीसरा हमारा यहाँ पर ओवरलोड कैपेसिटी है, कूलिंग एंड नॉइस है, ओवरलोड कैपेसिटी, और है कूलिंग एंड क्या है, नॉइस। कूलिंग एंड नॉइस है। तो यहाँ पर बात करें कि is the air gap between the rotor and stator of three phase induction motor increase। तो यहाँ पर क्या होगा, परमेबिलिटी है मैग्नेटिक सर्किट की, द परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट रोटर टू स्टेटर विल इंक्रीज। अगर एयर गैप इंक्रीज करेगा यहाँ पर थ्री फेज रोटर टू स्टेटर के बीच में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर गैप इंक्रीज होने की वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो एयर गैप इंक्रीज का एक तो इफेक्ट हो गया, क्या होगी, परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट रोटर टू स्टेटर विल डिक्रीज, परमेबिलिटी रोटर से स्टेटर सर्किट है वो डिक्रीज होने लग जाएगी एयर गैप अगर इंक्रीज करेगा।
परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या करेंगे हम, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है मोटर की वो भी डिक्रीज होगी, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस भी यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होगा अगर एयर गैप यहाँ पर इंक्रीज करता है। लीकेज रिएक्टेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी, लीकेज रिएक्टेंस विल इंक्रीज, और लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज होने के साथ में हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट है यहाँ पर, नो लोड करंट है वो भी इंक्रीज होगी, लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, नो लोड करंट, करंट तो नो लोड करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। और हम कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी इंक्रीज होगी, दिस विल क्यूज ए पुअर पावर फैक्टर एट ऑल लोड, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से नो लोड करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट है ये भी इंक्रीज होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट है यहाँ पर ये भी इंक्रीज होगी, और इसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होने की वजह से चाहे किसी भी लोड पर हो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा लो ही होता है, पावर फैक्टर इसकी वजह से लो होगा। और हम बात करें द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इन द एयर गैप विल डिक्रीज एंड लीकेज फ्लक्स विल इंक्रीज, तो दिस विल क्यूज ए रिडक्शन इन मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क, तो मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क भी यहाँ पर रिड्यूज होती है, रिड्यूज मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क। तो मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क रिड्यूज होने की वजह क्या है, पहला तो इसमें एयर गैप क्या होगा, जैसे कि एयर गैप यहाँ पर डिक्रीज करता है, दी मैग्नेटाइजिंग जैसे लेंथ बढ़ जाती है तो एयर गैप क्या कर जाएगा, जैसे एयर गैप यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, एयर गैप विल डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इन द एयर गैप वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर गैप डिक्रीज नहीं होगा, मैग्नेटाइजिंग जो फ्लक्स है यहाँ पर जो कनेक्ट है, लेंथ इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डिक्रीज होने के साथ साथ में हम कह सकते हैं लीकेज फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डिक्रीज होगा, लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अवेलेबल जो टॉर्क है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन इन मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर हमारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट प्रोवाइड फाइनल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर is step down transformer. These are used to stepping down the voltage used in the distribution line to level used by the end user, यानी एंड यूजर जो यूज करता है उस लेवल पर ये ट्रांसफार्मर को डाउन करते हैं, कम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो रेटिंग क्या होती है, इनकी रेटिंग होती है अप टू हम कह सकते हैं
200 kVA तक इनकी रेटिंग होती है। एंड पावर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो यहाँ पर जो दूसरे होते हैं हमारे पावर ट्रांसफार्मर, और पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर, ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 200 MVA, यानी मेगावाट एम्पियर। तो पावर ट्रांसफार्मर है हम 200 मेगावाट एम्पियर तक यूज करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।